viewers, our today's topic is mechanism of monsoon. So mechanism of monsoon को डायरेक्ट समझने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स को समझना होगा. द फैक्टर्स विच अफेक्ट मॉनसून, और बेसिकली ये परमानेंट और क्लाइमेटिकल फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एयर. तो एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि स्टेबल है. ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज स्टेबल, विच वी कैन फील, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इसे, बट हम इसे देख नहीं सकते. ठीक है. अब विंड क्या होता है? जब यही एयर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, आई एम सेइंग हॉरिजॉन्टली, जब ये एयर मूव करती है. ठीक है. अब इसके हॉरिजॉन्टल मूव करने के पीछे क्या कारण होता है इसको हम आगे समझेंगे. नाउ एयर करंट, जब हवा ऊपर और नीचे मूव करती है हमारे ट्रोपोस्फीयर में, ओके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, ओके, एंड वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट. दो चीजें समझ में आ गई. अब जो ये हवा चलती है या एयर करंट होता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो इसके पीछे जो मेन फैक्टर्स हैं वो है एयर प्रेशर. नाउ व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज द वेट, जो वेट है हवा का, किसका? एयर का वेट, जो कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पर डालता है, पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर या किलोमीटर एरिया पर जो डालता है, ये मिली बार में नापा जाता है, एमडी. क्लियर? तो एयर प्रेशर इज अ वेट ऑफ एयर दैट इट एक्सर्ट्स ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया. इट इज मेजर्ड इन मिलीबार. अब ये एयर प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एयर प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एयर मूवमेंट होती है वो ज्यादा एयर प्रेशर, यानी जहां पे ज्यादा एयर प्रेशर होगा वहां से विंड चलेगी हमेशा लो एयर प्रेशर की तरफ. क्लियर? हवा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलेगी. ये कुछ एक बैलेंस की तरह है, जहां पर फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है उसमें जहां पर भी हवा ज्यादा होगी वो हवा उस तरफ चलेगी जहां हवा कम है, उसके वेट को कंपनसेट करने के लिए. अब हमें समझना यह जरूरी है कि एयर प्रेशर कम और ज्यादा क्यों होता है. तो फर्स्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. सेकेंड इज इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल्टीट्यूड, एंड थर्ड इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमिडिटी. ओके, तो टेम्परेचर पर ये कैसे डिपेंडेंट है? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर एयर प्रेशर कम होगा. देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर. एकदम उल्टा रिलेशन है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो एयर है वो बॉयल होगी, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, और जब डेंसिटी कम होगी तो एयर ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी. तो एयर जब ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, अपर ट्रोपोस्फीयर में जानी शुरू हो जाएगी, तो उसका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है. ये कुछ इसी तरीके से है कि जो एक लोहा है, एक आयरन है, 1 kg ऑफ आयरन, वो एक कम एरिया को कवर करता है. ठीक है, और जो 1 किलो की रुई है वो ज्यादा एरिया को कवर करती है. तो इट इज ऑल अबाउट डेंसिटी. ठीक है, हवा का वजन टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर एयर प्रेशर कम होगा, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा. तो ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हवा चलती है. क्लियर? अब अगली चीज है ऑल्टीट्यूड. तो हाइट बढ़ने के साथ में भी एयर प्रेशर कम होता है. अगेन इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड एयर प्रेशर. अब यहां पे दो चीजें कंफ्यूज मत कीजिए कि हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे वो रूल काम नहीं करेगा. जब ऑल्टीट्यूड की बात आएगी तो ऑल्टीट्यूड के केस में जब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होंगे तो वहां पर एयर प्रेशर भी कम ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर ट्रोपोस्फीयर पे जाते हैं तो जो डेंसिटी है हमारे ट्रोपोस्फीयर की वो ऊपर जाते जाते कम होनी शुरू हो जाती है. क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो चारों लेयर है उसका सबसे ज्यादा वजन सबसे निचली लेयर पर होता है. तो 80% जो ट्रोपोस्फीयर है हमारा नीचे है, तो हवाएं नीचे बैठ जाती हैं. ठीक है, ग्रेविटेशन पुल के कारण हवाएं नीचे बैठ जाती हैं, तो ऊपर एरिया में हवा कम रहती है. इस वजह से जो एयर प्रेशर है वो ऊपर एरियाज में बेहद कम होता है.
अगली चीज है ह्यूमिडिटी। अगर हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एयर प्रेशर घट जाता है। अगेन इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अगर यहां पर ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा होगी तो एयर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28 ग्राम पर मॉल होता है, ठीक है। और जो वेट एयर का जो वेट होता है, जो वाटर वेपर का वेट है, वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ह्यूमिडिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे हमें हवा चलने का कारण पता लगा। देखो मॉनसून क्या है, मॉनसून एक सीजन है जो कि हवा के द्वारा लाया जाता है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है आपको कि हवा कैसे चल रही है, क्योंकि इंडिया में गर्मी होती है, ठीक है। गर्मियों के सीजन में गर्मी होगी तो वो क्या करेगा, एयर प्रेशर को कम करेगा और ज्यादा एयर प्रेशर वाले एरिया से हवा चलेगी। तो ये था मैकेनिज्म एयर प्रेशर का, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। दिस वॉज एयर प्रेशर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट भी इसे कहते हैं। ये एक बड़ी सी सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट को रोटेट हो रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। तो कोरियोलिस फोर्स का रूल कहता है, चाहे वो एयर करंट है, चाहे ये वाटर करंट है, ओशियनिक मूवमेंट है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक एयर मूवमेंट है, क्लियर। जब भी कोई भी चीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से चलेगी वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये नॉर्थ साइड से चल रहा है, ये नॉर्थ का राइट है, ठीक है, वो हमेशा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कोई भी चीज जब सदर्न हेमिस्फेयर से चलेगी वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए ये लेफ्ट है सदर्न हेमिस्फेयर का, जैसे सदर्न हेमिस्फेयर सदर्न पोल, ठीक है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इसका जो है ये राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है और इसका लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज साउथ से चल रही है वो अपने लेफ्ट में मुड़ेगी, जिस तरफ वो जा रही है उसके लेफ्ट में मुड़ेगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से कोई भी हवा चलेगी तो वो अपने राइट में मुड़ेगी। अब समझने की बात यह है, चाहे वो हवा नीचे से चले या ऊपर से, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो उसे वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब हमें क्या समझना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हवा ऊपर से चली तो उसका राइट किधर है, इस साइड को है, तो वो इधर को मुड़ेगी। बट वही हवा अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे से ऊपर को चल रही है तो उसका राइट इधर होगा, रिमेंबर दैट। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट है। सेम चीज लागू होती है सदर्न हेमिस्फीयर वाली बॉडीज पर। जब वो सदर्न हेमिस्फीयर से चल रही है तो उसका ये लेफ्ट होगा, उसका साइड। बट अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो उसका उल्टा हाथ कहां होगा, इस तरफ होगा, तो हवा इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगी। दिस इज कोरियोलिस इफेक्ट। ये अर्थ के घूमने से होता है। असल में देखो, फॉर एग्जाम्पल इट इज माई हैंड और यहां पे मैंने मार्क कर दिया है, ओके। अब मैं अपने हाथ को रोटेट करूंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ये कोई भी हवा है, ठीक है, मैं अपने हाथ को रोटेट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, जो ये इंडिया की एक बुक है, ठीक है। अगर मैं इसको ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा हूं, यहां से हवा चल रही, ठीक है, मैं इसे ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा हूं क्योंकि अर्थ तो रोटेट होती है। ये हवा चली तो ये कहां पहुंची, इसके राइट की तरफ पहुंच गई ना ये चीज, ये तो सीधी है, ये तो सीधा है, अर्थ तो रोटेट हो रही है, तो ये देखो इसके राइट में पहुंच गया। सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर से होगा कि जब ये यहां से इधर को रोटेट होगा, ठीक है, तो ये हवा यहां जब तक पहुंचेगी तो ये इसके लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो चुकी होगी, क्लियर। तो कोरियोलिस इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड डायरेक्शन होगा, रिमेंबर दैट, राइट हैंड डायरेक्शन ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन ऑन सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज योर कोरियोलिस इफेक्ट। तो ये आपका कोरियोलिस इफेक्ट था, ठीक है। अब हम जान लेते हैं प्रेशर बेल्ट, अर्थ में मौजूद प्रेशर बेल्ट जो कि एयर प्रेशर द्वारा बनाया जाता है, और कुछ प्लैनेटरी विंड के बारे में। प्लैनेटरी विंड यानी जो अर्थ में परमानेंट है। अब हम समझ लेते हैं प्रेशर बेल्ट कैसे डेवलप होता है। तो एक मेन बात यह है कि ये अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया यानी ट्रॉपिक्स है, सबसे ज्यादा गर्मी यहां पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर जो डेवलपमेंट होगा एयर प्रेशर का, वो कौन सा एयर प्रेशर का डेवलपमेंट होगा, लो एयर प्रेशर। तो इक्वेटर के आसपास जितना भी ये
10 डिग्री तक का एरिया होगा, 10 डिग्री तक का एरिया, ये होगा लो प्रेशर। क्लियर, लो प्रेशर। अब जो एरिया यहां पे 30 डिग्री के पास बनेगा वो कंपैरिजन टू दिस, ये 23.5 नहीं है, 30 डिग्री है, ठीक है। कंपैरिजन टू दिस यहां पर एयर प्रेशर हाई होगा। ओके, हाई एयर प्रेशर, क्योंकि कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में यहां पर टेम्परेचर कम होगा। यहां के 30 डिग्री साउथ में भी जो एयर प्रेशर है वो यहां पर हाई होगा। मैं एयर प्रेशर की बात कर रहा हूं, दोबारा से देख लीजिए, एयर प्रेशर हाई होगा। अब 66.5 डिग्री, अगेन कंफ्यूजन, तो भाई यहां पर जो एयर प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, नहीं है, यहां पे एयर प्रेशर लो हो जाता है। अगेन यहां पे लो हो जाता है। पहले मैं आपको एयर प्रेशर बता दूं, यहां पर एक्सट्रीम कोल्ड होने के कारण यहां पर एयर प्रेशर हाई होगा, ठीक है। एयर प्रेशर, टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर हाई होगा, यहां पर भी हाई होगा। अब ये प्रेशर जोन हमारे बढ़ गए। कंफ्यूजन आपको इससे रिलेटेड होगा कि यहां पर लो प्रेशर कैसे हो गया भाई, यहां पे तो टेम्परेचर जो है वो कम तो है ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से ना। लेकिन एयर प्रेशर का मतलब क्या था, वजन एयर का धरती पर। अब धरती पर जो एयर का वजन है वो दो तरीकों से कम हो रहा है, या तो हम खुद ऊंची जगह में चले जाएं तो एयर प्रेशर हमें कम फील होगा, या उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाए और हवा ऊपर उठ जाए तो एयर प्रेशर कम होगा। तो बेसिकली सारा का सारा मकसद है हवा का वजन धरती से कम करने का। अगर हम यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल, ये अर्थ को हम नॉर्दर्न पोल से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारी अर्थ जो है नॉर्थ पोल से अगर हम उसे देखेंगे तो नॉर्थ पोल से वो यहां तक फ्लैट है, और जो हमें अर्थ दिखेगी वो करीब करीब 60 डिग्री के आसपास तक हमारी अर्थ हमें नजर आएगी यहां से। क्लियर, यहां से इतनी इतनी हमें अर्थ ऊपर से नजर आएगी। अब समझने की बात यह है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, 60 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और साउथ पोल भी हो सकता है। अब जो अर्थ है रोटेट कर रही है। अब इसी तरीके से समझने की कोशिश करो कि क्योंकि अर्थ तो राउंड है, अर्थ इज राउंड, पर जितना भी उसका ऊपर से फ्लैट एरिया दिखेगा भाई, है ना, तो वहां पर अगर हमने पानी रखा है और हम इसे गोल गोल घुमाते हैं तो पानी कहां छिटकेगा, बाहर। मानो इसमें एयर, ये हवा है, यहां पर हवा भरी हुई है, अर्थ रोटेट हो रही है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कहां लगेगा, यहां लगेगा, और हवा छिटक के बाहर जाएगी। कहां से, 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री से जब हवा छिटक के बाहर जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो अल्टीमेटली यहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पे लो प्रेशर इस तरीके से डेवलप हो गया। अब हमारे सामने मॉनसून पर जाने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एयर प्रेशर लो हाई लो हाई, यहां पर भी लो हाई लो हाई। अब हम जान लेते हैं कुछ प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड का मतलब है जो परमानेंटली विंड्स मूव करती है हमारे अर्थ के ऊपर। कोरियोलिस फोर्स को भी ध्यान रखेगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर जो प्रेशर बेल्ट बन रहा है कि हवा कहां से कहां की तरफ चलेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय कोरियोलिस फोर्स। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय कोरियोलिस फोर्स। अब समझने की बात यहां पर यह है कि ये लो प्रेशर एरिया है, तो यहां से भी और यहां से भी हवा इसी इक्वेटर पर चलेगी। क्लियर है, तो डायरेक्शन बस इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर यहां से हवा चल रही है ना हाई प्रेशर से, तो जो यहां से हवा चलेगी वो अपने लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी। तो ये बन जाता है साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। ये हवा अपने राइट की तरफ चलेगी यहां से, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्टर्न, ये क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो डायरेक्शन समझ में आ गया। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट की तरफ चला, ये इक्वेटर है, ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, दो विंड क्लियर। अब ये हाई प्रेशर है, तो यहां से यहां भी हवा चलनी चाहिए। हाई प्रेशर से भाई लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो यहां से जो हवा चलेंगी इस पे लगेगा राइट हैंड रूल, क्योंकि जो हवा यहां जाएगी दिस इज नोन एज वेस्टर्लीज, नॉर्दर्न वेस्टर्लीज। जो वेस्टर्लीज हम कहते हैं,
वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है इंडिया में, वो यहाँ 30 डिग्री से शुरू होता है और 30 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री की तरफ चलता है। अब यहां पर भी जो वेस्टर्लीज होंगी, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इस तरफ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगी, ये ठीक है, इस तरफ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, दिस इज लेफ्ट हैंड, और ये होगा सदर्न वेस्टर्लीज। क्लियर। अब यहां पर कौन सा हाई प्रेशर है, यहां से भी विंड चलेंगी किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ, तो डायरेक्शन सेम होगी, नॉर्थ ईस्टर्न, कौन सा, पोलर विंड, नॉर्थ ईस्टर्न पोलर विंड, यहां पर से ये विंड नॉर्थ ईस्टर्न पोलर विंड्स। तो आपको क्लियर हुई डायरेक्शन। तो इस डायग्राम को देख लें, हवा की डायरेक्शंस को देख लें। नाउ वी विल कम डायरेक्टली टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज मॉनसून। तो मॉनसून को समझने के लिए अब आपको काफी हद तक जानकारी मिल गई होगी। तो देखते हैं हम मॉनसून कैसे वर्क करता है। तो पहली थ्योरी जो थी वो एडमंड हैली ने दी थी। क्लियर। वैसे मॉनसून को 11वीं सेंचुरी में अरब ट्रैवलर अल मसूदी ने इंडियन ओशियन की हवाओं को देख करके, इंडियन ओशियन की हवाओं पर रिसर्च करके ये बताया था कि यहां पर एक ऐसी बारिश वाली हवाएं चलती हैं जिससे रेनफॉल इंडिया में होती है। ठीक है। तो अल मसूदी ने इसे नाम दिया मॉनसून। तो अरेबिक वर्ड था मौसम। ठीक है, मौसम अरेबिक वर्ड था जिससे डिराइव हुआ, बना मॉनसून। क्लियर। तो ये मॉनसून का नाम मॉनसून को इस तरीके से मिला। और एडमंड हैली ने पहली थ्योरी दी, क्लासिकल थ्योरी ऑन मॉनसून। ठीक है, ये फैक्ट समझ लीजिए। अब मॉनसून जो है वो दो टाइप के होते हैं, समर मॉनसून एंड विंटर मॉनसून। विंटर मॉनसून जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से दोबारा विंड चलती है। तो सदर्न मॉनसून को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल branch. This Arabian Sea branch further divided into southwestern monsoon and southeastern monsoon. अब इसी का हिस्सा है, समर मॉनसून का हिस्सा है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून जब मॉनसून वापस आता है। क्लियर। इट टेक प्लेस इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ये होता है जून टू अगस्त। और विंटर मॉनसून नवंबर दिसंबर में ये हवाएं जमीन से चलती है, इंडिया की जमीन से, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से, इन हवाओं की मदद से और ओशियन की तरफ। नाउ आई होप इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब मॉनसून के मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून की पहली थ्योरी है, इट इज अ विंड विच इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन टेम्परेचर, डिफरेंशिएशन इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन। अब इसको कैसे समझे हम? तो भाई जो पहली थ्योरी कहती है कि भाई डिफरेंशिएशन इन हीटिंग, तो हीटिंग में अंतर होना। अब क्योंकि गर्मियों में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पर सीधी रेज होंगी सन की। क्लियर। और यहीं पर हमारा इंडिया है, दिस इज अवर इंडिया। तो पहली थ्योरी कहती है कि डिफरेंशिएशन इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन, यहां पर जो टेम्परेचर है वो हाई है, हाई टेम्परेचर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पर उस समय विंटर्स पड़ रही होती हैं, तो लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? हाई एयर प्रेशर, इधर लो एयर प्रेशर। तो विंड्स जो है वो यहां से चलेंगी। कौन सी विंड? सदर्न। अब देखो ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, ये शिफ्ट होते रहते हैं गर्मियों के साथ में, सर्दियों के साथ में। तो अभी जो लो प्रेशर वाला एरिया बनेगा वो यहां पर बन जाएगा। क्लियर। वो लो प्रेशर वाला एरिया। तो जो ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं वो यहां की तरफ, इंडिया की तरफ मूव करनी शुरू होंगी। तो एक चीज क्लियर है कि भाई हवा कहां से आ रही है, हवा का रीजन क्या है। अब अगली थ्योरी के ऊपर चलते हैं कि भाई हवा तो यहां से आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कन्वर्जेंस जोन तब बनता है जब जिस एरिया में
लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। जिस एरिया में लो प्रेशर, तो गर्मियों में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर डेवलप होता है, तो जो हमारा इक्वेटर है उससे जस्ट ऊपर, जहां ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर इंडिया, दिस इज अवर इंडिया, और यहां पर 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब है जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड है, दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड एंड दीज आर साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, ये जहां पर मिलती हैं उस एरिया को कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और जहां पर ये हवाएं मिलेंगी, क्योंकि ये ठंडे इलाकों से ठंडी और गर्म हवा, तो ठंडी और गर्म हवा ना मिल पाने के कारण ये साइक्लोनिक थंडर स्टॉर्म टाइप ऑफ क्लाउडी टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाती है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो इस समय यहां पर बनेगा लो प्रेशर डेवलप होने के कारण, क्योंकि सन की सीधी रेज अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है। तो दूसरा कारण क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का होना। तो इंडिया में जो बारिश आई वो इस वजह से आई। अच्छा, दूसरी चीज हम समझ लेते हैं कि कोरियलिस इफेक्ट, कोरियलिस फोर्स का क्या महत्व है। तो कोरियलिस फोर्स का ये महत्व है, दिस इज अवर कंट्री इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, और कोरियलिस फोर्स का ये इफेक्ट होता है कि जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, जब तक के इक्वेटर के अंदर में है तो ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। बट जब जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस कर देती हैं, एज सुन एज इट क्रॉस द इक्वेटर, ये टर्न कर जाती हैं इंडिया की तरफ, और नाउ दे आर नो मोर साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड। अब ये बन जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून या अरेबियन सी ब्रांच। नाउ दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि इसके ऊपर राइट हैंड रूल लग गया। अब राइट हैंड साइड में मुड़ जाना है इसे कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है? जो भी चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, राइट डायरेक्शन में। तो ये बन गया हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। दिस वाज द रीजन ऑफ मूव ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ एयर टूवर्ड्स इंडिया, साउथ वेस्ट मॉनसून के इंडिया की तरफ मूवमेंट के रीजन। अच्छा, और थ्योरी से टिबेटन प्लेट्यू, क्योंकि टिबेटन प्लेट्यू जो है वो इंडिया के जस्ट पीछे, ठीक है, इंडिया के जस्ट पीछे जो है वो टिबेटन प्लेट्यू है। इंडिया के जस्ट पीछे बिल्कुल टिबेटन प्लेट्यू है, यहां पर इंडिया के पीछे टिबेटन प्लेट्यू है। तो ये जो टिबेटन प्लेट्यू है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, इंटेंसिवली गर्म होता है। थर्ड रीजन है टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है। तो टिबेटन प्लेट्यू बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से विंड और तेजी से मूव करती है। एक छोटा सा रीजन और भी दिया होता है, मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर के जो एरियाज है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है, ये अगर इक्वेटर मान लो तो सदर्न हेमिस्फीयर अफ्रीका में मेडागास्कर का एरिया। तो मेडागास्कर का जो एरिया है वहां पर लो प्रेशर डेवलप होता है। तो उस लो प्रेशर की वजह से, सॉरी, हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो उस हाई प्रेशर की वजह से इंडिया की तरफ विंड्स बड़ी तेजी से मूव करती हैं। तो ये कुछ रीजन थे कि मॉनसून किस तरीके से डेवलप होता है और किस तरीके से वो इंडिया में आता है। अब इंडिया में मॉनसून ट्रेवल कैसे करता है? तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो मई में ही एंटर कर जाती है और वो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को रेनफॉल प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को। फिर बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी ब्रांच एंटर करती है, और एंटर करती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून बनके, लाइक दिस साउथ वेस्ट मॉनसून। तो अप्रोक्सीमेटली 1 जून को ये अप्रोच करती है और मॉनसून इसी पैटर्न में मूव करती है। इसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये जो रेनफॉल है ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को चली जाती है 1 जून की रेनफॉल। उसके बाद धीरे धीरे 10 जून ईस्टर्न बिहार, यूपी और बिहार वाले एरियाज को रेनफॉल मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मुंबई से ब्रांच एंटर करती है 15 जून या 30 जून के आसपास तक, तो ये दिल्ली तक रेनफॉल करती है। और उसके बाद जुलाई में जाकर के आखिरी ब्रांच, तो राजस्थान में मैंने बताया था ना आपको कि क्यों बारिश कम होती है, तो जुलाई में जाकर के मानसून की लास्ट ब्रांच यहां पर मिलती है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके टर्म्स आते हैं, ब्रस्ट इन मानसून। मानसून में ब्रस्ट क्या होता है? तो मानसून का फटना ही ब्रस्ट इन मानसून है। जब अचानक से 1 जून को बहुत तेज रेनफॉल होती है, क्लाउड छा जाते हैं और अचानक से मानसून की पहली बारिश शुरू होती है, इसी टर्म को ब्रस्ट इन मानसून कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आता है ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून, ठीक है। तो जनरली
ब्रेक इन मॉनसून का मतलब है कि मॉनसून का टूटना नहीं, मॉनसून का रुकना। जब सितंबर के शुरुआत में पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरी बारिश रुक जाती है मॉनसून में कुछ हफ्तों के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, ब्रेक आ जाता है मॉनसून में। 2-3 हफ्ते का वो लंबा ब्रेक होता है, ये 2 से 3 वीक का ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सितंबर में जाके जो सूर्य की किरणें हैं वो 23 सितंबर के बाद 23 सितंबर तक तो इक्वेटर में रहेगी, इक्विनॉक्स होता है, और उसके नीचे फिर सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, तो ब्रेक आ जाता है मॉनसून पर। क्लियर? इसको कहा जाता है ब्रेक इन मॉनसून। अब इस पीरियड के दौरान जो क्या होता है कि जो हिमालय के फुटिल्स एरियाज हैं, ठीक है, शिवालिक से, वहां पर रेनफॉल फिर भी होती रहती है, लेकिन इंडिया के इन एरियाज में मॉनसून पर ब्रेक लग जाता है। तो यानी ब्रेक लगा, गैप आया, दोबारा बारिश होगी। अब दोबारा कौन सी बारिश होती है? हियर कम्स द टर्म रिट्रीटिंग मॉनसून। समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के रिट्रीटिंग मॉनसून और विंटर मॉनसून सेम तो नहीं है, तो नहीं है सेम। रिट्रीटिंग मॉनसून इज द पार्ट ऑफ समर मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून समर का ही पार्ट। अच्छा, जब ब्रेक लग जाता है तो क्या होगा कि 23 सितंबर के बाद जो सनरेज होंगी डायरेक्ट यहां होंगी। अक्टूबर आते आते तक जो बे ऑफ बंगाल हमारा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये लो प्रेशर को डेवलप करना शुरू कर देता है। बोलते हैं ना बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र, तो यहां पे साइक्लोन्स उठने लगते हैं, लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर जब यहां हो गया तो जो मॉनसून था वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाता है, और वो अब इधर इधर इन एरियाज में बारिश करना शुरू कर देगा, और यही है रिट्रीटिंग मॉनसून। और इसको बोलते हैं अक्टूबर हीटिंग ऑल्सो। इसको अक्टूबर हीटिंग भी कहा जाता है कि अक्टूबर में जब यहां पर बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर डेवलप होगा, उस समय जो एयर प्रेशर लो डेवलप होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, इक्विनॉक्स के बाद सन यहां शिफ्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो मॉनसून है वो वापस आना शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज रिट्रीटिंग मॉनसून एंड अक्टूबर हीटिंग। और इसी समय पर जो साइक्लोन्स हैं वो हिट करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरियाज को। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरियाज को हिट करते हैं। अच्छा, मैं पहले एक दूसरे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दूं कि साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो है वो पूरे इंडिया को रेनफॉल प्रोवाइड करवाता है एक्सेप्ट दिस कोरोमंडल कोस्ट। तमिलनाडु के एरिया को बारिश नहीं मिलती है क्योंकि जो विंड की मूवमेंट है वो इससे पैरेलल है, और ये एरिया बच जाता है। तो इस एरिया को बारिश मिलती है रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पर, और नॉर्थ ईस्टर्न विंटर मॉनसून के टाइम पर इसे रेनफॉल मिलती है। तो इसीलिए तमिलनाडु के बहुत सारे एरियाज में जो है कैनाल इरिगेशन, ये चोला पीरियड से, चोला राजाओं के टाइम से यहां पर कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन चल रहा है। कावेरी रिवर पर बहुत ज्यादा कैनाल्स कनेक्ट की गई हैं, लिंक की गई हैं, जहां से इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे हमारे फैक्ट से, हमारे मॉनसून से जुड़े हुए। अब अगला बहुत शॉर्ट टॉपिक है, दैट इज अवर विंटर मॉनसून। तो विंटर मॉनसून में क्या होगा? सर्दियों में जब नवंबर दिसंबर का टाइम आ जाएगा तो जो अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड यहां आएंगी, सदर्न साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड यहां आएंगी, और यहां पर क्या बनेगा? हमारा ITCZ। तो जो इंडिया से जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आ रही, क्योंकि ये कहां से आ रही हैं? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडे इलाकों से और ज्यादातर लैंड्स के कॉन्टिनेंटल एरिया से आ रही है। तो क्या कॉन्टिनेंटल एरिया से इनमें मॉइस्चर होगा? ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून है इस तरीके से इंडिया के अंदर एंटर करता है और केवल इन वेस्ट ईस्टर्न घाट्स के कोस्ट को रेनफॉल देता है और चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब जो बारिश हुई हमारे इंडिया में समर्स में साउथ वेस्टर्न मॉनसून से, वो इसलिए हो पाए क्योंकि नीचे पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है। जो इंडियन ओशियन गर्म होकर के इवेपोरेशन करके बादल बनाता है और तो इंडिया में बारिश हो पाती है। तो ये था इंडिया का मॉनसून। अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन का छोटा सा टॉपिक रहता है इसी से रिलेटेड, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। लाइक माय वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो आपको वीडियो के बारे में
और वीडियोस की जानकारी बहुत जल्दी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।